भाई क्या मुकाबला था। इसे कहते हैं सी सॉ इनकाउंटर। हर ओवर में बदला जा रहा था कि अब सीएसके जीतने वाली है या कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने वाली है। आखिरी गेंद पर डिसाइड हुआ है ये मुकाबला। देखो, अगर आप कोलकाता के फैन हैं, चेन्नई के फैन हैं, वो सब छोड़ दो। अगर आप क्रिकेट के फैन है ना भाई, तो ये है वो मुकाबले जिसमें टी20 क्रिकेट देखने का इतना हमें मजा यहाँ पे आता है। कोलकाता प्लेऑफ्स में नहीं जा रही, वो थोड़ी देर में बात करेंगे आज, लेकिन इस मुकाबले को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया है। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ऑफ द गेम है वीरेंद्र सहवाग एंड अजय जडेजा। वीरू भाई, ये तो मतलब फुल पैसा वसूल मुकाबला देखने को मिला आज। बिल्कुल। मैंने कहा था ना, चेन्नई खेल रही है तो आखिरी तक तो लेके जाएगी और आखिरी बॉल तक मैच गया है, क्योंकि इनकी तो आदत है आखिरी ओवरों में या आखिरी गेंदों पर खत्म करने की। बट उतार चढ़ाव बड़े आए मैच के बीच में। एक बार ऐसा लगा कि चेन्नई बड़े आराम से जीत जाएगी, एक बार लगा बड़े आराम से हार जाएगी, फिर लगा जीत जाएगी, फिर हार जाएगी। तो वो उतार चढ़ाव आते रहे मैच में, और उन्हीं का मजा था, उन्हीं का मजा ले रहे थे हम लोग। मैं तो खासकर कि 6 ओवर में जब 52-53 रन जीते, ऐसा लगा था ये तो बन जाएंगे। 8 विकेटें हाथ में थी शायद, 7। फिर वो आउट हो गए, धोनी साहब भी, राइडू साहब भी। तो अब ऐसा लगा कि अब कौन बनाएगा। तो मैच में मजा आया, बट फाइनली मिनिस्टर ऑफ इंटेंट, प्रोसेस मैचअप एंड मैचअप। मिनिस्टर, हाँ, मैचअप के फेवरेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जी ने मैच खत्म किया। 11 बॉल में शायद 30 रन की, 30-31 रन की कमाल की पारी खेली। वैसे अजय सर, क्रिकेट इज अ क्रूअल गेम ना सर, क्योंकि ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा हेडलाइंस उनके नाम, उन्होंने वो विनिंग 2 सिक्सेस मारे 2 बॉल्स पे। पर अगर वो नहीं होते 2 बॉल्स, उन 4 गेंदों में इस युवा गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई दी। और अगर वो उनके खेमे में जाता तो हेडलाइंस उनके नाम होते आज। बिल्कुल है ये। और उससे पहले अगर एक ओवर ले जाऊं ना, तो वो लॉकी फर्गुसन अगर वो फ्री हिट नहीं देते ना, तो वहां से गेम, क्योंकि जितना गेम दूर होता है ना चेज करने के लिए, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। जब आपके 100 रन बचे हैं, तो आपको बहुत, एज ए बैटिंग टीम आपको चाहिए बहुत सारी गेंदें जो आपकी तरफ जाएं, और एज ए बॉलिंग टीम आपको चाहिए होती है 4 या 5 गेंदें जो विकेट आ जाए तो आप जीत सकते हो। जैसे ही मैच क्लोज होता चला जाता है, फिर दोनों की बराबरी हो जाती है, और वहां पे फिर क्या, एक एक गेंद का खेल हो जाता है। तो वहां जो लॉकी फर्गसन ने वो नो बॉल हाथ से स्लिप हो गई होगी, ड्यू है या क्या है, वो नो बॉल मिली, साथ में वहां पे छक्का लग गया। उससे क्या है कि वहां से मोमेंटम चालू हो गया। फिर तो ये जो आखिरी में 2 बॉलें देखने को मिली है, ये फिर इस टाइम ना, कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड गेम हो जाती है। फिर क्या है कि आप यॉर्कर ट्राई कर सकते हो, आप स्लोअर वन कर सकते हो, आप आउट स्टंप के बाहर कर सकते हो, और बल्ले पे आ गई तो वही गलत चॉइस थी, और बल्ले पे नहीं आई तो वो सही चॉइस है। तो मैच, मैं जैसे देख रहा हूं, मैं मानता हूं कि लॉकी फर्गसन के टाइम में जब था ना, वहां पे थोड़ी पिचक गई। आप लोगों को स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि इस मुकाबले में आखिरकार हुआ क्या। कि सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स बल्लेबाजी करा, क्योंकि चेन्नई ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता ने बनाया 172। नीतीश राणा ने टॉप स्कोर किया, उनके लिए 87 ऑफ 61 बॉल्स। चेन्नई की चेज एक टाइम पर 9वें ओवर तक तो लग रहा था कि कोलकाता आगे है, लेकिन उसके बाद मोमेंटम चेन्नई के बल्लेबाजों की तरफ आया। 10वें ओवर में नीतीश राणा को काफी मार पिटी, 16 रन पिटे उस ओवर में। ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन पारी खेली, अपना दूसरा अर्धशतक आज बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अंबाती रायडू ने बनाए 38 रन और रविंद्र जडेजा ने एंड में खेला वो कैमियो। क्या कैमियो, 11 बॉल पर 31 रन। बीरू भाई, आज उन्होंने फिर दिखा दिया है कि चाहे रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के साथ विकेट ना चटका रहे हो, बल्लेबाजी के साथ अब तो ऑर्डर आएंगे तो इंटेंट भी है और एग्जीक्यूशन भी है। देखिए, बैटिंग पे नो डाउट, वो जो उनकी जितनी क्षमता है बैटिंग की, उससे कहीं ज्यादा ही करते हैं वो अपनी बैटिंग में, उससे ज्यादा ही एफर्ट मारते हैं और ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। ये तो कोई दोहराए नहीं है इसमें रविंद्र जडेजा। क्योंकि मैं जब देख रहा था तो मैं यही बात कर रहा था, आज सैम करन के शॉट्स नहीं लग रहे हैं, तो मैं तब आपस में बातें करते हुए कह रहा था कि भाई जडेजा को जल्दी भेजना चाहिए था, शायद आज गलती होगी। क्योंकि जडेजा ने कद्दू काटे हैं बहुत जगह पे, मतलब कम बॉलों में ज्यादा रन बनाए हैं। तो आज वो अगर जल्दी आते तो शायद मैच खत्म कर देते। बट कभी कभी आप देर से आके भी मैच खत्म कर सकते हो। ये किसी ने सोचा नहीं था कि 11 बॉल में 31 रन बनाएंगे, 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करेंगे रविंद्र जडेजा। बट यूजफुल प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा। अगर विकेट उनके मतलब की होती तो बॉलिंग अनप्लेबल हो जाती है, और बॉलिंग में कुछ नहीं होता तो वो बैटिंग में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शायद इसलिए इतने महंगे खरीदे थे चेन्नई ने रविंद्र जडेजा को। अजय सर, अभी पोस्ट मैच कमेंट्स आए हैं उनके रविंद्र जडेजा के, तो वो कह रहे थे कि मैं नेट्स में बॉल को बड़ी अच्छी तरह मार रहा था, तो जब वो पेनल्टीमेट ओवर आया तो मैं उसी सोच में लगा हुआ था कि नेट्स में मैं अच्छी तरह कनेक्शन कर रहा हूं, तो यहां भी कर सकता
अच्छी बात बोली, अगर क्योंकि माइंड की बात है, माइंड का खेल है, स्किल्स वही है, आपको फील होना चाहिए ना, अगर आप फील कर रहे हो कि आप हिट कर सकते हो तो इनवेरिएबली सक्सेस होता है। आई थिंक वीरू ने बीच के शो में भी यही बात कर रहे थे ना, कि सोच में अगर अटैक है और पॉजिटिविटी है तो आपके चांसेस है ज्यादा सक्सेसफुल होने के, ज्यादा बार स्ट्राइक लगने के। अगर आप सोच ही नेगेटिव में हो कि मैं यहाँ आउट ना हो जाऊं, वहां आउट ना हो जाऊं, तो उतने चांस कम हो जाते हैं। तो अगर स्ट्राइक, इसीलिए प्रैक्टिस करके, अगर प्रैक्टिस बेसिकली दो ही चीजों के लिए होती है ना, एक होती है आपकी अपनी स्किल एनहांस करने के लिए, दूसरा आप अपने माइंड को अपना के कन्विंस करने के लिए कि हाँ जब ये गेंद आती है तो मैं ये कर पाता हूँ। तो ये दो चीजों के लिए होती है। तो अगर हिट हो रही है तो स्किल भी चल रही है और ऊपर से अगर माइंड भी चल रहा है तो ऐसे स्टेज पे आके, लेकिन बड़ा टाइट कर दिया था सर, स्टेज बड़ा टाइट हो गया था ये तो। ज्यादा ही स्टेट, ज्यादा ही टाइट। हाँ, क्योंकि खेल ऐसा है, ये खेल तो रोज पटकता है, खेल तो रोज पटकता है किसी ना किसी को, और किसी ना किसी को हीरो बनाता है। तो आज हीरो है और आज उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें और इस मेमोरी को याद रखें अगली बार जब जरूरत पड़े कि कहाँ से मैंने पिक किया था, बॉलर ने कहाँ डाला था। तो मैं तो खुश होऊंगा, रविंद्र छक्के मारेगा तो मैं तो खुश हूँ जी सर। वैसे क्योंकि आपने बोला ना कि वो याद करें कहाँ पिक किया, कहाँ मारा, उन्होंने ये भी बोला कि मैं ये वेट कर रहा था कि अगर मेरे आर्क में वीरू भाई बॉल गिरी तो मैंने तो भैया पूरा बैट स्विंग करना और बॉल को बचाना है बाहर। अब मतलब ये तो हर बैट्समैन की ये थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे एरिया में डाली तो वो बॉल कनेक्ट होगी और बाहर ही जानी चाहिए, क्योंकि वही एक पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर जो आपकी एरिया की नहीं है तो फिर आप उस पर एक रन लेके दूसरे को स्ट्राइक दे दे, क्या पता अगली गेंद उसके एरिया में आ जाए। तो ये तो मतलब बेसिक्स हैं क्रिकेट के जो बैटिंग करने जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि शॉट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस बॉल को चौका छक्का मार सकते हो तो वो बॉल पिक करो जिसपे आप मार सकते हो चौका छक्का। बॉल हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बॉल मेरे लिए चौका छक्का मारने की शायद वो अजय भाई के लिए नहीं हो। तो इसलिए अपनी गेंद का इंतजार करो, और इसलिए वो शॉट सिलेक्शन कहते हैं हम कि आप स्कोर बोर्ड को देखकर शॉटे ना मारो, आप अपने हिसाब से शॉटे मारो कि हाँ भाई ये बॉल मैं मार सकता हूँ और ये नहीं मार सकता। तो क्लियर थिंकिंग होगी तो रिजल्ट भी क्लियर आता है। अजय सर, कोलकाता की गेंदबाजी पे अगर बात करें तो आज कपल ऑफ मोमेंट्स मॉर्गन साहब और पूरी टीम जब वापस सोचेगी कि ये मैच उनके हित में क्या क्यों नहीं। पहला मोमेंट ये है सर कि 90 ओवर के बाद 58 फॉर 1 आप यू वर क्लियरली अहेड इन फ्रंट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन उसके बाद आपने 10वां ओवर अपने छठे गेंदबाज को दिया, वहां 16 रन पड़े और उसके बाद मोमेंटम एक साथ शिफ्ट हुआ है गायकवाड़ और रायडू की बल्लेबाजी में। जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत रेयरली आप देखते हैं कैलकाटा को कि कभी वो अपने सुनील नारायण और चक्रवर्ती को, आज आई थिंक 13वां ओवर हुआ था ना, तब तक ये 3-4 डाल चुके थे। वो जो 10वें ओवर की आपने बात की उससे पहले सुनील नारायण 3 डाल चुके थे, चक्रवर्ती डाल चुके थे। तो आप गेम के स्कोरबोर्ड में आंकड़ों से जो चलते हैं उसमें लग रहा है कि आप गेम से आगे थे, लेकिन वो उस वक्त गेम के पीछे हो गए थे, क्योंकि जो उनका मेन ट्रम्प कार्ड्स थे ना उनका सारा इस्तेमाल हो चुका था। जब इस्तेमाल हो चुका है तो फिर आपको अब एक ओवर वो ट्राई चांस लेने गए उन्होंने, और चांस ठीक टाइम पे लिया, क्योंकि आखिरी में लेने से बेहतर है जब आपके पास 10 ओवर बचे हुए हैं। लेकिन उस वक्त राइडू ने छोड़ा नहीं ना, राइडू भी पीछे पड़ गए उनके। पहली गेंद उन्होंने कवर्स के ऊपर से दिखाई, फिर उन्होंने निकल के सामने मारा, और उस स्टेज पे आप सोचते नहीं है कि ऑपोजिशन ना हमारे पे अटैक करेगी तो हम अपना जो इजी वाला बॉलर है ना उसको निकाल देते हैं। वहीं पे मैं मानता हूँ शायद एक चूक किया है कि सोच में कि आप निकालने की सोचिए, आपने ये नहीं सोचा अगर इधर से राइडू को मैं निकालने वाला बॉलर लगा दूं तो क्या हो सकता है। ये बट इफ्स एंड बट्स है, हाइंडसाइट है, बट इनका स्टाइल नहीं था जो ये स्टाइल से खेलते हैं। ये मैचअप जो खेलते हैं उस मैचअप में हमेशा हमने देखा है सुनील नारायण, और जब खेलते हैं, जब नहीं खेलते तो अलग बात है, और चक्रवर्ती को ये 12 के बाद शुरू करते थे और लॉकी के साथ। आज तो लॉकी साहब के भी 2 ओवर पहले करा दिए जल्दी में। तो टोटली न्यू गेम प्लान से आए थे, न्यू मैचअप से आए थे। ऑलमोस्ट एक बॉल है, मैं ये सक्सेस और फेलियर में अब ये एक बॉल ही रह गई ना। अगर वो अपना स्टाइल चेंज कर देंगे ना, मैचअप छोड़ के अलग खेलेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन अगर आपका ये स्टाइल है मैचअप, आप ऑलमोस्ट एक बॉल तक तो पहुंच ही गए। भाई इन अ सेंस मुझे लगता है कि कप्तान बदलने से बहुत फर्क पड़ा। अगर दिनेश कार्तिक कप्तान होते तो कभी भी राणा को इन दोनों राइट हैंडर के आगे बॉल नहीं देते, और मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि दिनेश कार्तिक को जाना चाहिए था मॉर्गन के पास और बोलना चाहिए था कि राइडू सिर्फ और सिर्फ स्पिन पे ज्यादा अच्छा खेलते, छक्के लगाते हैं। अगर हम लोग उस समय नागरकोटी को डलवा देते तो वो अगर 10 भी खाते ना तब भी आप गेम में बने रहते।
या 15 भी खाते, जो 16 रन उन्होंने खाए, अगर 16 रन ये खाते ना तो गेम में बने रहते, तो फिर आखिरी ओवर डालने की नौबत आती, या तो लोकी डालते या पैट कमिंस डालते, तो नागरकोटी को ना डालना पड़ता। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चूक होगी। अगर आपको मालूम था नागरकोटी आपका सबसे वीक बॉलर है 5 में, तो उसको खत्म करा देते बीच में, क्योंकि चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो बाद में भी डाल सकते थे उस समय की बजाय। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कप्तानी की गलती हुई है यहाँ पर मॉर्गन से, कि अपना बॉलिंग जो चेंज किया वो गलत कर बैठे, जिसकी वजह से ये मैच शायद हार गए। और अजय सर, इन अ सेंस आप 5 गेंदबाजों के साथ जा रहे हैं, तो आप बैक कर रहे हैं अपने गेंदबाजी को। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 5 गेंदबाजी हैं तो हम मैच निकाल लेंगे। लेकिन उसका रिस्क ये होता है कि जब एक गेंदबाज का ऑफ डे हुआ, जैसे लॉकी फर्गुसन का हुआ, तो फिर चेन्नई जैसी टीम ऑफ कोर्स 172 173 चेस कर लेती है, इवन इफ इट्स इन द फाइनल बॉल। ना ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस नहीं बचते, आप गेम प्लान नहीं कर सकते। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर शातिर कप्तान हो या शातिर टीम हो, आप जिसके विरुद्ध खेल रहे हैं ना, उनको भी अब आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह से आज खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास 6 बॉलर हैं या 7 हैं, जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूं, हैदराबाद ने एक मैच खेला था, शाहबाज नदीम को टीम में लेके आए थे, तो ऑपोजिशन टीम वेट कर रही होती है, अच्छा वो क्योंकि मैचअप आजकल इतना होता है कि वो शाहबाज नदीम आएगा ना, उसके लिए लेफ्टी होना चाहिए या राइटी होना चाहिए। आपने वो पेस या गेम का जो एक मोमेंट होता है ना, जहां से गेम पलटता है, वो मोमेंट पुश करते चले जाते हैं आप, कि अभी वो आने वाला है, अभी वो आने वाला है। वो आया ही नहीं उस दिन। तो अगर आज है ही नहीं, आपके पास 5 ही है, तो जो सामने वाला बल्लेबाज अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी तो देख रहा है ना। अगर अभी आप लॉकी फर्गुसन से करा रहे हैं या किससे करा रहे हैं, तो जैसे ही राणा को उन्होंने वो 1 ओवर कराया, वहां पे वो समझ गए और वहां पे उन्होंने चांस लिया। और विकेट भी गिर सकती थी, ऐसा है जब आप आउट करने जाए। तो ये छोटे मोमेंट्स हैं जो चांसेस आप लेते रहते हैं खेल में। और 5 होते हैं तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी साहब के लिए मैं बोल रहा था शुरू से कि भाई अगर कोई है ही नहीं बॉलिंग ऑप्शन तो आप कराओगे किससे। तो आज उन्होंने वो चॉइस उन्होंने अपनी ली थी, उन्होंने और यूज तो किया। रिंकू सिंह को 3 नंबर भेजा उन्होंने, मतलब इयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, ये वो तो 4 नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 4-3 सुनील नारायण है। तो अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे ना, क्योंकि अगर एक बॉल को हारे हैं तो वो एक बॉल घटी तो आखिरी में, लेकिन ये सारे मोमेंट्स उससे पहले निकल चुके हैं। तो उस हर जगह पे उनको ये लगा कि बैटिंग हमारी कमजोर है, हम शायद बैटिंग में थोड़ा और जोड़ते हैं, बॉलिंग तो हमारी अच्छा कर रही है, क्योंकि जितने मैच जीते भी हैं तो आपने की बॉलिंग ने जिताया था। तो वहां पे ये चॉइसेस मेक करते हो आप मैच से पहले, जब 11 बनती है तो उस टाइम आप चॉइस देखते हो ना कि कैसे खेलना चाहते हो। तो उन्होंने जिस तरह से खेलने की कोशिश की, बैटिंग का उनका फर्स्ट क्लास चला, लेकिन बॉलिंग में एक बॉल शॉर्ट रही। नहीं, बट रिंकू सिंह की जगह अगर आप पैट कमिंस को भी ऊपर भेज दे बैटिंग करने, तो भी वही काम करते, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती रिंकू सिंह की। बट एक बॉलर होता तो शायद आपके काम आ जाता। वीरू भाई, कहीं ना कहीं इज दिस टू मच इन अ सेंस? आप सोच रहे हो व्हाट कुड बी द थिंकिंग बिहाइंड रिंकू सिंह की? लेफ्ट हैंडर हैं तो वहां पे आप थोड़ा उन पे प्रेशर डालने लाए हो, इसलिए हमने उनको आगे भेजा, कि क्या है? व्हाट इज द थिंकिंग वीरू भाई? क्योंकि रिंकू सिंह क्या मॉर्गन से बड़े प्लेयर हैं? क्या उनसे बड़े छक्के लगा सकते हैं? क्या सुनील नारायण से बड़े छक्के लगा सकते हो? तुम्हारे पास राणा से बड़े छक्के लगा सकते हो, ऑलरेडी 3 लेफ्ट हैंडर हैं। और रिंकू सिंह नो डाउट आप चेक करना चाहते थे या खिलाना चाहते थे, देखना चाहते थे भाई, तो शायद स्टार्टिंग में खिला लेते, तब भी पता चल जाता। जब आपके लिए करो या मरो की सिचुएशन है, तब आप अपनी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि वो बॉलिंग जिताएगी। चेन्नई की तो बैटिंग वैसे भी नहीं चल रही, अगर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती तो आज भी ये मुकाबला जीत गए होते। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो थिंकिंग क्या थी रिंकू सिंह को खिलाने की। नो डाउट उनकी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही थी, उनको लगा एक और एक्स्ट्रा बैटिंग डाल ले। अगर एक्स्ट्रा बैटिंग ही डाली तो पैट कमिंस को ऊपर भेज दो, जैसे सुनील नारायण को भेज रहे हो, तो बैटिंग और लंबी होगी आपकी। फिर दिनेश कार्तिक आए, मॉर्गन आए, त्रिपाठी आए, तो आज त्रिपाठी भी यूज नहीं हुए। रिंकू सिंह की जगह त्रिपाठी भेजते तो वो यूज तो हो जाते। तो शायद ये सोच रहे थे कि हमारा स्टार्ट आज भी अच्छा नहीं होगा, ऊपर से फिर 3 विकेट गिरेंगे और रिंकू सिंह काम आएंगे। तो माइंडसेट अगर पहले ही नेगेटिव हो गया तो फिर मैच जीतने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सर ऑल्सो अजय सर, दिस कुड ऑल्सो टेल यू, जो आपके सबसे बड़े प्लेयर हैं वो कॉन्फिडेंस की इशू है इस टूर्नामेंट में, कि आपको इतना बिलीफ है नहीं कि आप जाके वहां पे काम कर सकते हैं, जो किसी तभी आप किसी और को भेज रहे हैं। और जब आपके बड़े प्लेयर्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आपके मैच विनर्स हैं, दैट काइंड ऑफ स्प्रेड्स पूरे टीम के अक्रॉस देन। सबसे बड़ा प्लेयर तो आया ही नहीं ग्राउंड में इनका, जब शुरू हुआ था सीजन। वो तो ऊपर बैठे हुए थे, आज तो दिखे भी नहीं तो चश्मे लगा के, क्योंकि ये टीम की इर्द गिर्द ना सारा जो बना था वो आंड्रे रसल के उस पे बना था। वो इंजरी से हो गए बाहर,
दूसरा, जब शुरू किया था आपने कप्तान बनाया था दिनेश कार्तिक को, तो मैं सोच के लिए बात कर रहा हूँ कि आपने कहा ना कि बड़े, तो उसमें शुरुआत में ही आपने इयन मॉर्गन को तो सबसे छोटा करके रखा हुआ था। अगर तो फिर वहां से फिर हाफ वे आपने इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। आई थिंक तब तक तो गेम, और मैं इस साल जो देखा है, मैंने इस साल जो क्रिकेट आईपीएल में देखी है, मैं हमेशा ये देखता था जब चेंजेस है तो मैं कहता कैप्टन की सोच, बट अब कैप्टन की सोच नहीं है, ये सोच तो आपके कोचेस की है, क्योंकि जो मैच प्ले स्ट्रेटेजिकल जो डिसीजंस है, और हम प्लेयरों से भी सुनते रहते हैं कि रोल्स हैं हमारा ये रोल है, हमारा ये रोल है, तो वो रोल्स कोचेस के हैं, तो वो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें आई थिंक शायद यही है कि आपने इयन मॉर्गन को जब वो आए शुरुआत में, आपने उनके जो कप्तानी उनकी सबसे बड़ी एसेट है अपार्ट फ्रॉम बैटिंग, उसी को आपने वैल्यू नहीं की थी, तो नेचुरली फिर उनको तो लगेगा कि भाई मैं डाउटफुल हूं यहाँ पे, कप्तान शायद मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं पक्का खेलूंगा कि नहीं हर मैच या नहीं, तो आपने उनका कॉन्फिडेंस ले लिया आपने शुरू से, तो उस मामले में आप सही हो सकते हो कि कॉन्फिडेंस ना हो तभी ये करता है ना, क्योंकि वीरू ने कल परसों भी बात की थी आई थिंक किसी और के बारे में भी, कि एक फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर, कि बड़े प्लेयर को तो यही होता है, छोटे प्लेयर को नहीं होता ये, क्योंकि छोटा यंग आया है उसके पास तो सब कुछ कमाने को ही है, गंवाने को क्या है। फियर ऑफ फेलियर तो तब आता है जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात हो सकती है कि उनके पास शायद कॉन्फिडेंस नहीं था। पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं, और जो कोलकाता के फैंस हैं आपको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भाई प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल है। और क्यों लग गया है वीरू भाई, मुंबई के सामने क्यों लग गया है इस मैच के बाद। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस मुंबई, आप बने हैं पहली टीम जो प्लेऑफ्स में पहुंची। भाई हम सबको पता था, लेकिन सस्पेंस ड्रामा तो बनाना पड़ता है, हमने अपना इस शो में। लेकिन कोलकाता के लिए बहुत मुश्किल, अब वो मैक्सिमम जा सकते हैं 14 पॉइंट्स पर, और नेट रन रेट देखिए, नेट रन रेट माइनस नेगेटिव पर है 0.467। वीरू भाई अभी पंजाब के टीम होटल में भंगड़ा तो चल रहा होगा इस मुकाबले के बाद। सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी, पंजाब और हैदराबाद, यही दो टीमें हम तो 14 पे आ सकती हैं, और इन्हीं को चांसेस है शायद आगे पहुंचने के। तो मेरे ख्याल से अगर पंजाब दोनों जीत गई तो वो तो 16 पे भी पहुंच जाएगी, मतलब तो नंबर 2 की पोजीशन पे भी आ सकती है। बट मेरे ख्याल से दिल्ली के आगे भी क्यों लगा देना चाहिए, क्योंकि जो 14 पॉइंट्स उनके हैं, उनकी जो रन रेट है वो शायद और टीमों से बेहतर रहेगी, और उसके बिहाफ पे वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बट हाँ, पंजाब और हैदराबाद ये दोनों बड़े खुश होंगे आज कि कोलकाता हार गया है, क्योंकि उनकी नेट रन रेट बेटर है और कोलकाता की नेट रन रेट काफी खराब है, तो बड़े बड़े खुश होंगे। और चेन्नई जो फॉर्म में आई है वो प्लेऑफ से बाहर होने के बाद आई है, और अब तो मामला क्योंकि उनके लिए इज्जत का हो गया है, तो इसलिए शायद इतनी अच्छी खेल रही है चेन्नई। खुले क्लियर माइंड में खेल रहे हैं यहाँ पे, और वो साफ उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा था। युवा खिलाड़ियों को आज उन्होंने मौका दिया, उनमें से एक है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने दूसरे लगातार मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अर्धशतक लगाया। बूस्ट स्टैमिना मीटर पर उन पर आज फोकस, 93.7 बैटिंग पॉइंट्स उनके नाम, 72 ऑफ 53, 6 चौके देखने को मिले, 2 छक्के शामिल, ऑफ कोर्स ऑल्सो 50% रन बाउंड्री से जोड़े, एंड मात्र 22.64 रन परसेंटेज डॉट बॉल्स भी उन्होंने खेली। वीरू भाई, अजय सर सॉरी, एक इनके बारे में पोस्ट मैच में कमेंट्स आए हैं कि ही वाज कोविड स्ट्रक, सो फ्रॉम बीइंग कोविड स्ट्रक, दिस इज व्हाट धोनी हैज सेड पोस्ट मैच, दैट ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको कोविड हुआ था, वहां से फिर टर्न अराउंड करके ऐसे ऐसे टाइम पे अपनी टीम के लिए खेलना जब टीम्स बैक्स अगेंस्ट द वॉल। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ बताता है आपको। आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कोविड तो है ही एक बात, और उसके बाद जब वो आए भी ना, सबसे पहले मौका भी इनको दिया था। फर्क ये है कि उस टाइम ओपन नहीं कर रहे थे, क्योंकि फाफ और दोनों करते थे, तो आई थिंक 4 नंबर पे 2 या 3 ही मैच मिले थे जब ड्रॉप हुए उससे पहले, उसमें एक में रन आउट हो गए, हबड़ा दबड़ी में नजर आ रही थी, तो वो एक कोविड का था, ऊपर से फिर क्या एक सक्सेस नहीं मिली है, आपने मैच मिस किया है। लेकिन पिछले 2 मैच में जो इन्होंने बल्लेबाजी की है, कामनेस जो दिखाई है, और शॉट मेकिंग एबिलिटी दिखाई है, ये आई थिंक इस साल ही कमाल का रहा है। यंग खिलाड़ियों को जो आपने टैलेंट जो डिस्प्ले में दिखा है, फैबुलस, और ये पुश करेगा, जितना यंग आएंगे उतना बढ़िया खिलाड़ी, ऊपर वाले भी थोड़ा आगे से पुश होते चले जाएंगे। तो इन्होंने कामनेस बड़ी दिखाई है, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी दिखाई है, और आप यंगस्टर्स और क्या क्या चाहते हैं वो सब कुछ इन्होंने दिखाया है। और वो जबकि पहले 3 मैच जब ये खेले उसमें फेल होने के बाद, सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आखिरी मौका रह गया, क्योंकि 5-7 मैच बहुत रेयरली किसी को मिलते हैं, 2-3 मैच मिलते हैं, अगर उसमें आप चालू हो जाए तो आप
फिर गाड़ी आप आगे लेके जाते हैं। तो उस दोनों से निकल के आए हैं, तो कमाल की पारियां खेली हैं दोनों बार, और दोनों बार जब जीती है चेन्नई, इनका बड़ा योगदान रहा है। तो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन में इनके परसेंटेज काफी अच्छे रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वीरू भाई, हाँ जी सर। बूस्ट थोड़ा लेट आया है इस टीम के लिए। थोड़ा लेट आया, पर इंडिविजुअली उनके लिए काफी अच्छा है। फ्रेंचाइज के लिए फ्यूचर में देखें वीरू भाई, एक अच्छा चीज आया है कि आपको कह रहे थे कि जब प्लेऑफ्स का दरवाजा बंद हो गया है, अब गाड़ी ये ढूंढनी है कि यहाँ पे हमारे कोर कौन हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, उनमें से कुछ यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, तो इन्होंने बखूबी किया। ऑल्सो वीरू भाई, पहले 3 पारियां जो खेली थी 0, 5 एंड 0, एंड महेंद्र सिंह धोनी साहब ने ये भी बोला है, लुकिंग हाउ ही बैटेड आफ्टर हिज फर्स्ट डक, ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर। नहीं बिल्कुल, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी कि स्पार्क नजर नहीं आया यंगस्टर में जो पुश कर सके। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये स्पार्क राज ऋतुराज बन गए। इस बार इन्होंने स्पार्क अच्छा दिखाया है, तो मतलब खैर देखिए, नो डाउट जब मैंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, मैं भी 1 रन पे आउट होता, तो किसी को लगा नहीं था कि यार इस खिलाड़ी में कोई दम खम होगा, ये तो पता नहीं डोमेस्टिक में अच्छा खेल के आ गए हैं। लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते ना उस स्टेज पर आकर, तब तक लोग आपको इज्जत नहीं देते, तब तक आपकी कोई तारीफ भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये 2 मैच जैसे इन्होंने खेले हैं, जिताए हैं अपनी टीम को, तो अब लोग इनकी चर्चा करेंगे, अब लोग इनको रिस्पेक्ट देंगे, अब बोलेंगे नहीं ये सही सिलेक्शन था, चेन्नई ने सही सिलेक्शन किया है कि इनको रखा अपने साथ और खिलाया, उनको मौका दिया। और अब हो सकता है अगर ये ऑक्शन में आए तो 2 या 3 टीमें इनके पीछे भी जाएं कि भाई एक तो यंग है और अच्छा खेलते हैं, ओपनर हैं, तो शायद हम इनको अपनी टीम का हिस्सा रख सकते हैं, या फिर चेन्नई इनको रिटेन करे। अब रिटेन करती है तो ऑब्वियसली आपको आपका अच्छा प्राइज बन जाता है रिटेन होने से। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिलता है, लेकिन उन्हें बेचारों को समय भी लगता है ना इस टूर्नामेंट में। ऐसा नहीं है कि आप आओ और पहली इनिंग में आपने रन बनाए और आप स्टार बन गए। कईयों को पहली इनिंग में रन मिल जाते हैं, कईयों को बेचारों को 2-4 इनिंग ज्यादा लगती हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन लंबी रेस के घोड़े हैं। लंबे रेस के घोड़े, एंड उम्मीद करेंगे चेन्नई वाले तो कि येलो पहना रखें चेन्नई के नेक्स्ट सीजन में भी। अजय सर, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर एक टीम बनाए जो लोग नहीं पिक हुए या फ्यूचर है, तो आप देखो ना कैसी टीम बनती है। वो टीम शायद इंडियन टीम को भी हरा दे। देवदत्त पडिक्कल को ले लो, इनको ले लो, सूर्य कुमार यादव को ले लो, ईशान किशन को ले लो, तेवतिया को 6 पे ले लो। अब फास्ट बॉलर इतने हो गए हैं, तो अब ये इंडियन क्रिकेट फैन के लिए इससे बेटर क्या हो सकता है कि टीम ऐसी है कि भाई उसमें आपके पीछे जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि वो तैयार, जो और इतने तैयार होते हैं उससे भी रेडी होके ही आ रहे हैं। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा सा है। एक मेरे ख्याल से आपके टाइम में पाजी एक टूर्नामेंट होता था ट्रायंगुलर ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और विजिटिंग टीम खेलती थी। 3 टीम, मतलब 2 इंटरनेशनल टीमें, एक ऑस्ट्रेलिया की, एक जो टूर करती थी, और एक ऑस्ट्रेलिया ए बनाते थे। तो वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती थी, और वहीं से ये बाकी के खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे। जब लैंगर थे, मैथ्यू हेडन थे, या और उनके प्लेयर माइकल क्लार्क, जो भी, मतलब ये उससे सिलेक्शन इनका हुआ था। फिर उनको मौका मिला था आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए, और फिर वो इतने बड़े प्लेयर बने। तो अच्छी बात है कि भारत के पास पूल इतना बड़ा है कि उनके पास ऐसे प्लेयर भी हैं जो इन करंट टीम को भी कंपटीशन दे सकते हैं। वैसे सर, जब ये ए टीम करंट टीम के साथ कभी भी खेले, चाहे किसी भी कंट्री के हो, अंदर से तो आग तो जल रही होती है। वो बस कह रहे हैं कोई तो चिंगारी मारे, हम छोड़ देंगे रॉकेट फील्ड पे, देखी जाएगी। बिकॉज उनके लिए तो जो भी मुकाबला आप सीनियर टीम के खिलाफ खेलो इज लाइक अ फाइनल। तो आपको तो पूरा 100 से भी ज्यादा % आप फील्ड पे देना चाहेंगे। माय 11 सर्कल अल्टीमेट टीम ऑफ द डे पर एक नजर डाल देते हैं। भाई, कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने आपके लिए आज अंक कमाए हैं? कप्तान है इस टीम के नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स के, शुभमन गिल, उनके साथ दिनेश कार्तिक, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड पैट कमिंस। उप कप्तान है ऋतुराज गायकवाड, एंड सैम करन है, अंबाती रायडू है, रविंद्र जडेजा एंड लुंगी एंगीडी। तो आज के हमारे चैंपियन ऑफ द डे कौन है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। चैंपियन ऑफ द डे हैं देवेंद्र अग्निहोत्री दिल्ली से। देवेंद्र, कंग्रेचुलेशंस, 376.5 पॉइंट्स आपके खेमे में, एंड आपको मिलेगा मौका दोस्त हमारे हॉल ऑफ फेम में पहुंचने का। वीरू भाई, एक बात ऑन वरुण चक्रवर्ती कोलकाता नाइट राइडर्स के। आज महेंद्र सिंह धोनी आए, एक टाइम पे ऐसा लगा कि जब चलेंगे तो फिर गेम वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 3 बॉल का बैटल था और तीसरे बॉल में उनको वापस भेजा। आप कितने इंप्रेस्ड हो इस गेंदबाज से इस सीजन, नॉट जस्ट दिस मैच बट द एंटायर सीजन फॉर कोलकाता?
मैं ही नहीं, शायद इंडियन सिलेक्टर भी इम्प्रेस हुए तभी उनको सिलेक्ट किया है T20 की टीम में इंडिया के लिए खेलने के लिए। और इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने MS धोनी को एक ही सीजन में 2 बार क्लीन बोल्ड किया है। अब तक कोई दूसरा स्पिनर नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से उनमें प्रतिभा तो है ही, तभी शायद उनका सिलेक्शन भी हुआ T20। और मैं जो अभी भी ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि जब आपके पास ये 2 सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती थे, तो आपने नागरकोटी को पहले क्यों नहीं खत्म कराया और इनमें से किसी एक को बाद में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो बाद में ज़्यादा सक्सेसफुल होते बजाय कि नागरकोटी के। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। बट नो डाउट वरुण चक्रवर्ती की जो स्किल्स है वो और बेटर होती जा रही है जैसे-जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ रही है और दोनों तरफ मतलब आप बाहर भी निकालने लगे हैं और गुगली जो उनकी डलती है लेग स्पिन गुगली वो भी इफेक्टिव हो रही है। और अजय सर सही टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ना, ज़्यादा टाइम है नहीं आईपीएल के खत्म होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया टूर में, तो वो एक वो कॉन्फिडेंस रहेगा, एक वो फील गुड फैक्टर रहेगा कि यहाँ पे किया है तो वहाँ पे अगर इंडिया ब्लू पहनने का मौका मिला तो वहाँ पे प्लेइंग 11 में कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो ऐसे रेडी खिलाड़ी हैं क्योंकि इनको आपने प्रतिभा पे नहीं सिलेक्ट किया है, इनकी जो स्किल है ना वो लेके के किया है। और इनको अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो फिर मैं बड़ा जैसे सरप्राइज बाकी चीजों से होता ना उससे हो जाऊंगा, क्योंकि ये कोई उस तरह के यंगस्टर नहीं है जिनको आप ग्रूम करेंगे। ये ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, ग्रूम्ड रेडी ट्रिम्ड, कि ये हेज चाहिए तो हेज लो, ये मेन चाहिए गुलदस्ता तो गुलदस्ता लो। इनको आप यूज कैसे करेंगे उसी के ऊपर है ना। मैं सोचता हूँ यार मोहम्मद शामी, बुमराह, सिराज जिसको भी खिलाएंगे फिर स्पिनर एक चहल को खिलाए, नहीं चहल को खिलाएंगे या इनको खिलाएंगे, ये लेग स्पिनर में आएंगे या ऑफ स्पिनर में आएंगे, तो वो फिर यूज करना आपको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये बात पक्की है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ये जब गेंद डालेंगे तो जिनको ये 8-8 10-10 मैच खेले हुए उनको नहीं समझ आ रही, तो उनको समझ आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इस्तेमाल जरूर करना, ये ना करना फॉर्मेलिटी के लिए, फिर ये हो जाए इंडियन क्रिकेट में होता है कि पुराना खेल रहा था यार, इसको ना इसको हम कैसे बाहर बिठा सकते हैं, इसको अगले टूर पे खिलाएंगे। क्योंकि अगले टूर तक तो जो बाहर के जो कोचेज होते हैं ना ट्रेनिंग वाले, वो मार मार के इनको आधा ना कर दें, क्योंकि ये इनको ट्रेनिंग के लिए मत लेके जाओ ना, ट्रेनिंग इनकी सुपर आउट फिटनेस है, इनकी स्किल है, इनकी स्किल को आपने अगर बैक किया है तो मैं देखना चाहूंगा पहले मैच में भी खेलते हुए, क्योंकि मोस्ट इफेक्टिव ये अभी होंगे। ऑल द बेस्ट टू वरुण चक्रवर्ती जब वो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाएंगे। लेकिन हमारी फोकस अब कल के मुकाबले पर, भाई बड़ा मुकाबला है क्योंकि किंग्स 11 पंजाब राजस्थान रॉयल्स दोनों टीम्स जो अभी भी प्लेऑफ्स में आ सकते हैं। मैच नंबर 50 आबू धाबी में खेला जाएगा। वीरू भाई पंजाब तो मतलब जबरदस्त जोन में चल रहे हैं, अब 5 मुकाबलों में 5 में जीत। वहीं राजस्थान रॉयल्स तो कहेंगे भाई हमारा फॉर्मूला फाइनली चल गया, हमारे जो इतने टाइम से बेन स्टोक्स का फॉर्मूला था, तो मैचअप जबरदस्त होगा। देखिए बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी का ना चलना इतनी देर तो ये तो सबको सरप्राइज करता है, वो चलना ही है, ऐसा नहीं है कि बट हुआ कि कब चलेंगे, कितने मैच के बाद चलेंगे। जो भी बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं अपने देश के लिए वो 3-4-5 इनिंग लेते हैं और उसके बाद उनकी एक बड़ी इनिंग जरूर आती है, तो वो तो तय था बेन स्टोक्स का चलना। बट मैं सरप्राइज पंजाब को देख के हुआ कि 5 लगातार जीत और जो जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही थी उन गलतियों को ठीक करते हुए जा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं। तो कल के मैच में मजा आएगा, क्योंकि राजस्थान ने पंजाब को हराया था तेवतिया में जब माता आई शारजा में। तो मुकाबला कल भी टक्कर का हुआ, कल भी आखिरी ओवर तक जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वालिफाई कर मतलब कल अगर पंजाब जीतती है राजस्थान जीते तो दोनों के चांसेस और बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के। सर आप लोगों को पॉइंट्स टेबल एक बार दिखा देते हैं कि दोनों टीमें ऑफ कोर्स कहाँ पे हैं। पहली तो दोनों कह रहे होंगे थैंक यू कोलकाता, हम अभी भी प्लेऑफ के रेस में है। पंजाब तो कोलकाता से ऊपर ही है वैसे भी, दे कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ 16 पॉइंट्स। हैदराबाद कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ 14 पॉइंट्स, लेकिन हैदराबाद के पास है पॉजिटिव नेट रन रेट अजय सर, तो मतलब जबरदस्त मुकाबला आएगा, क्योंकि जीतना है तो बड़ी जीत भी दर्ज करनी है हैदराबाद को। राजस्थान की बात हो रही है सर, अपॉलॉजीज, मैं हैदराबाद पे मैं देखने लग गया। राजस्थान के पास अभी 10 अंक हैं, नेगेटिव में है उनका नेट रन रेट, दे कैन गो टू अ मैक्सिमम ऑफ 14 पॉइंट्स। आउटसाइड चांस है अजय सर इनके पास, जीतना है तो बड़ा ही जीतना पड़ेगा। देखिए मुझे तो लग रहा था कि पहली 3 और जो कोलकाता थी ना वो ही करेगी। आज कोलकाता के हारने से अब सब आ गए गेम में, राजस्थान, हैदराबाद, पंजाब तो 2 जीत जाएगी, फिर किसी का कंपटीशन ही नहीं है। पंजाब अगर दोनों, क्योंकि वो ही पहुंच सकती है ना 16 पे, बाकी ये जो इतनी है राजस्थान है हैदराबाद है ये 14 पे ही पहुंच सकती हैं। और एक मैच कोलकाता का अभी और बाकी है, वो भी 14 पे पहुंच सकते हैं। फिर वो रन रेट पे बात आएगी, तो वहां पे आई थिंक 14 पे अगर बात बनी
तो हैदराबाद भी बहुत खुश होगी कि भाई रन रेट तो हमारा सबसे आगे है, और हम उम्मीद कर रहे हैं जो भी 14 पे जाएगा वो जीत के जाएगा। तो हम जो रन रेट है, और अगर आप जीतेंगे तो आपका नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। बाकियों के लिए कैचअप उतना मुश्किल हो गया है। आज कोलकाता के हारने से वो चौथा नंबर खाली हो गया है। अब आप कोई और वहां पे घुस सकता है। और वीरू भाई आपको नहीं, हाँ जी सर। एक और वार्निंग, क्योंकि वहां हमारे में से सिर्फ एक ही देख पाए थे वो, तिवारी साहब, वो दिल्ली की उन्होंने देखा था, उन्होंने गौर से देखा, और उसके बाद 2 मैच से ना दिल्ली जीती नहीं है। तो अगर दिल्ली भी कोई मैच नहीं जीतती ना, तो फिर 14 की जो मैं बात कर रहा हूँ, शायद 2 टीमें और निकल जाए, वो भी शायद बाहर आ जाए। नहीं, ये भी हो सकता है। दिल्ली क्वालिफाई करेगी अगर अपना नेट रन रेट ना गिरने दे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुतों से बेटर है। तो 14 पे आएगी, तो जो और 2 टीमें 14 पे आएंगे ना, उनसे नेट रन रेट में आगे। नहीं कप्तान, अगर 2 मैच हार गई तो रन रेट तो नीचे जाएगा ना, तो फिर भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि और जो टीमें आ रही हैं वो माइनस में आएंगी। हैदराबाद, कप्तान हैदराबाद 14 पे पहुंच गई तो हाँ वो है। और अगर बैंगलोर हार गई और वो भी तो 14 पे रह जाएगी। ये भी तो है कि बैंगलोर के भी तो 2 मैच है, अगर वो हार गई उनके भी तो नेट रन रेट गिरेगी, वो भी 14 पे आएगी। तो बहुत सारे सिनारियो हैं सर, जबरदस्त सिनारियो है। निकल जाना चाहिए इनको। निकल तो दिल्ली को करते हैं ऐसे खेल रही थी, मुकाबला अच्छा हो। ये तो बात तो बोलनी थी। वैसे वीरू भाई आपको टीम दिखा देते हैं, क्योंकि पंजाब की जो टीम है यहाँ पे, एक मयंक अग्रवाल का अभी भी नहीं पता कि क्या वो टीम में वापस आएंगे कि नहीं। पर उनके जगह मनदीप सिंह काफी अच्छा कर रहे हैं वहां पे। अगर मयंक अग्रवाल फिट हैं सर, तो क्या आप मनदीप सिंह को अभी भी टीम में रखेंगे, क्योंकि दीपक हुडा भी हैं जिनकी जगह में वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मनदीप सिंह की बैटिंग वो नंबर 6 के लिए सूटेबल नहीं है जितनी वो टॉप ऑर्डर के लिए सूटेबल है। तो अगर वो मयंक अग्रवाल आते तो फिर मैं ये चाहूंगा कि फिर मनदीप सिंह को बाहर बैठा, कि हुडा नीचे 6 नंबर पर वो छक्के लगाने का दमखम रखते हैं, वो तेज रन बनाने का दमखम रखते हैं। तो बट ये तो खैर वक्त बताएगा, और पंजाब की मैनेजमेंट बताएगी कि वो किसको चाहते हैं, कि मनदीप सिंह या हुडा। बट मेरे ख्याल से हर कोच या कप्तान ये चाहेगा जो उसका फॉर्म का बैट्समैन है वो टीम में बना रहे। तो मनदीप सिंह के साथ वो फॉर्म है, उन्होंने रन बनाए हैं, तो शायद हुड्डा की ही बलि चढ़ेगी। अच्छा सर, आपको राजस्थान रॉयल्स की टीम दिखा देते हैं। यहाँ पे बलि चढ़ने वाले कोई खिलाड़ी है नहीं, क्योंकि आई थिंक प्रीटी मच सेट चल ही रहे हैं ये लोग। लेकिन फोकस तो सर गेंदबाजों पे होगा। तो क्योंकि जब आपके सामने इतनी विशाल बल्लेबाज वाली टीम है पंजाब की, और जोफ्रा आर्चर के 4 ओवर हैं, इट्स अबाउट टाइम की यू से अगर मुकाबला जीतना है, तो जो बाकी के जो गेंदबाज हैं वो कैसा करेंगे, दैट माइट डिसाइड कि ये मुकाबला कहाँ जाएगा। एब्सोल्युटली। और उसका पेस, जैसे आपने कहा, शुरुआत जो है ना जोफ्रा आर्चर की, इस टीम के साथ अगर आप देखें इस साल में क्या है, जब इन्होंने विकेट्स निकाल के दिए ना, फिर दोनों लेग स्पिनर भी कारगर हो जाते हैं, उनका भी रोल आ जाता है। तो वो जोफ्रा आर्चर डालेंगे। और मैं अभी पंजाब के लिए सोच रहा हूँ कि पंजाब कैसे सोचेगी। पंजाब सोचेगी यार जोफ्रा आर्चर डालने वाला कौन बेटर ऑप्शन है, उस हिसाब से वो आई थिंक, अब क्योंकि दोनों टीमें सोचती हैं ऐसे मैचअप्स के हिसाब से, तो जोफ्रा आर्चर के विरुद्ध जो पहले 2 ओवर हैं, क्योंकि 2 हो जाए 4 आउट हो जाए तो चलते रहो, लेकिन नहीं भी हो तो वो भी 2 ओवर तो डालेंगे ही डालेंगे। वो इन्होंने आपको देखने को मिला है। वो एक क्रूशल, वहां जब विकेट मिलती है ना, फिर वो त्यागी को भी शॉट और हिट जो करते हैं वो सब चलता है। लेकिन अगर बल्लेबाज आउट नहीं हुआ और फिर जब आते हैं, फिर ये गेंदबाजी में कमजोरी नजर आती है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीरू भाई, केएल राहुल, क्रिस गेल वर्सेस जोफ्रा आर्चर, बड़ा इंटरेस्टिंग फेस ऑफ होने वाला है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि शायद केएल राहुल थोड़े स्मार्ट कप्तान है, तो उनको भी ये लगेगा कि क्या जो हमारे कंचेबाज है आर्चर, उनको अगर वही खेल जाए 2 ओवर पहले, या ओपनर ही खेल जाए, क्रिस गेल को सामने ही ना आने दें। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से पिछले 2 साल 3 साल से क्रिस गेल को जो तेज शॉर्ट पिच गेंदे करते हैं ना, वो आउट कर लेता है, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो आर्चर हो, चाहे वो मोहम्मद शामी हो। तो ये जो तेज डालते हैं और उनको शॉर्ट पिच डालते हैं, तो वो थोड़ा एक अनकंफर्टेबल एरिया है क्रिस गेल के लिए। अगर वो सरवाइव कर जाते हैं ना, तो फिर वो आउट नहीं होते और फिर लंबे स्कोर बनाते हैं क्रिस गेल। तो मेरे ख्याल से अगर वो निकाल गए कि आर्चर के 2 ओवर स्टार्टिंग में ओपनर ही और उनकी बारी नहीं आई क्रिस गेल की, तो फिर ये जो बीच के बॉलर है ना, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो उनाटकट हो, चाहे वो दूसरे उनके लेग स्पिनर गोपाल हैं, तेवतिया हैं,
आते हुए दिए, उनको वो बॉल इतनी आसानी से नहीं डालने देंगे, फिर उनको जब चाहे उनको बाउंड्री चाहिए वो लपेट लेंगे उनको। वीरू भाई, अजय सर, क्योंकि ये हमारा आखिरी शो है एज अ ट्रायो इस आईपीएल सीजन में, तो जाते जाते एक फेवरेट सवाल तो बनता है आप लोगों के लिए, मैं बोल एज दूंगा किसका? आप ये अजय सर, एज किसके पास है सर? देखिए, आप पंजाबी हैं, आप पंजाब के साथ, मैं रॉयल्स के साथ हूँ। ओके सर, राजस्थान। वीरू भाई? जी, अरे सर, हमारे एजो देखिए, से और किससे कुछ होता है। लॉ ऑफ एवरेज तो यही कहती है कि पंजाब को हारना तय है, बट फिर भी मैं पंजाब नहीं, बट पंजाब ने जो किया है, कप्तान 5 मैच ऑन द बाउंस, कौन सी टीम, मुझे याद ही नहीं आ रही कोई टीम। एक बार दिल्ली से जब आप लोग खेलते थे तो लगातार कोई 14 मैच में से 9 या 11 जीत के पहुंचे थे। हम लोग 11 जीते थे। ठीक है, लगातार उसमें भी नहीं थे 11। नहीं, 1 मैच हारे थे, 2 मैच हारे थे। वही कह रहा ना बीच में। मैं ये बोल रहा हूँ कि पंजाब ने ऐसा बहुत 2-3 बार सीजन में किया है कि 7 में से 5 मैच जीते हैं लगातार पहले, और फिर बाकी चुपचाप सारे हार के बाहर निकल लिए। इस बार पहली बार हो रहा है कि बाकी के 7 में, मतलब बाकी के 5 में भी तो जो खेले वो 5 जीते हैं, तो अभी 2 मैच बाकी हैं। आउट ऑफ कैरेक्टर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं ये छठा मैच उनका हम नहीं बोल रहे खराब कर दें। बट मेरा मानना है कि पंजाब का एज है। Edge from Mr. Virender Sehwag to Kings 11 Punjab, from Ajay Jadeja to Rajasthan Royals. आप लोगों को अब दिखा देते हैं कि आप अपनी टीम कैसे बना सकते हैं दोस्त। एज पाना है तो टीम बनाना सीखो और गेम खेलना सीखो, बड़ा आसान है। my11circle.com पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद चुनिए अपनी टीम, मैच को चुनिए और बनाइए अपनी टीम, और मौका मिलेगा हर हफ्ते आपको करोड़पति बनने का, हमारे हॉल ऑफ फेम में फीचर होने का। सर, हो गया कार्यक्रम खत्म, बैज ऑफ ऑनर की भी बात हो गई, वो तो सर पहले ही जीत गए थे। ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि ये आखिरी शो है सर हमारा इस सीजन। इसके बाद में 1 2 3 आप आओगे नहीं बिल्कुल अब शो में पंडित जी? आप कल से नहीं आ रहे? वीरू भाई, कल हूँ, कल आप लोग नहीं हो, तीनों नहीं है ना सर, खेमा नहीं है की बात। यस, तो खेमे की बात हो रही है सर। आई थिंक सैटरडे को नहीं हो आप? नहीं सर, मैं फ्राइडे, टुमारो इज फेयरवेल, केक कटिंग सेरेमनी होगी यहाँ पे, उसके बाद फ्राइडे योर फेयरवेल, सैटरडे माय फेयरवेल। Sunday you and I will sit and watch it together. ब्रिलियंट, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र सहवाग, अमेजिंग सर, आप बता देना हम आ जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग, अजय जडेजा, एज ऑलवेज इट वाज अ प्लेजर सर, आप लोगों के साथ पूरा आईपीएल करने को मजा आया, बहुत बहुत मजा आया, और आप लोगों को देखने में तो मजा आता ही है। देखिए, कल फिर से होगी मुलाकात, मुकाबला है बहुत बड़ा, किंग्स 11 पंजाब राजस्थान रॉयल्स। जैसी टॉस हुआ खत्म, टीवी करो बंद और आ जाओ कहां पे, क्रिकबज़ ऐप पे या यूट्यूब पे आ जाइए और देखिए My11 Circle प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव।